हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि हमने अपना चैनल, एक छोटा सा चैनल RK स्टडी कंपटीशन शुरू किया है और इसमें हम कोशिश करेंगे कि आपको NCERT पैटर्न कंटेंट मिले। ठीक है, जैसा कि मैंने आप लोगों को कल भी 2 वीडियो अपलोड की थी और आज आपको एक इंग्लिश की वीडियो और आज हम जो शुरू करने वाले हैं वो शुरू करने वाले हैं वर्णमाला। आप सब देख रहे होंगे कैसे शुरू करने वाले हैं हम वर्णमाला। और आज आपको ये वाली वीडियो मिल जाएगी और विथ एक इंग्लिश की वीडियो मिलेगी आपको संजय सर की। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि कल मैंने आप सभी को हिंदी का जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं वो लिखवाए हैं। ठीक है, और आज जो आपको हम शुरू कर रहे हैं वो शुरू कर रहे हैं वर्णमाला। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि वर्णमाला क्या है। तो वर्णमाला 2 शब्दों से मिलकर बनी है, एक वर्ण प्लस माला। तो माला, वर्ण का अर्थ तुम जानते हो, वर्ण का अर्थ है जिनके टुकड़े या खंड ना किए जा सकें। जैसा कि फॉर एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं, जैसे हमने ये लिखा का, अगर हम इसे ही लिखें ये तो इसका कोई अर्थ नहीं होगा। तो वर्ण क्या हुआ, जिसके टुकड़े या खंड ना किए जा सकें, क्या कहलाएगा, वर्ण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वर्ण। फिर अगली इसका परिभाषा है, जिस ध्वनि में एक स्वर जुड़ा हो उसे वर्ण कहा जाता है। जिस ध्वनि में एक स्वर जुड़ा हो उसे वर्ण कहा जाता है। अब देखिए, अब बात आ रही ध्वनि की। ध्वनि क्या है, जिस वर्ण या अक्षर की अपनी एक आवाज़ हो। समझ रहे हैं, जिस वर्ण या अक्षर की अपनी एक आवाज़ हो तो दूसरे वर्णों से अलग हो, उसे कहते हैं हम ध्वनि कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, ध्वनि के लिखित रूप को ही क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। बात समझ आ रही। जैसे मैं कोई शब्द बोल रहा हूँ, ठीक, तो ये जो मैं शब्द बोल रहा हूँ, कोई भी आवाज़ निकाल रहा हूँ, कोई भी पक्षी, कोई भी एनिमल जो आवाज़ निकालेगा वो कहलाएगी ध्वनि, और उसका है अपना एक रूप हो। ठीक है, और उस रूप को हम लिखते हैं लिखित रूप में। जैसे मैंने कहा का, तो मैंने लिखा का ये, अब मैंने उच्चारण किया किसका, का। अब मैंने फिर उसे लिख दिया लिखित रूप में, तो जो लिखित रूप में लिखा गया वो कहलाया वर्ण। क्या कहलाया, वर्ण। देखिए, ध्वनि के लिखित रूप को ही क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। और ध्वनि क्या होती है, ध्वनि जिस वर्ण या अक्षर की अपनी एक आवाज़ हो तो उस दूसरे वर्णों से अलग हो, कहलाती है ध्वनि कहलाती है। कहलाती है ध्वनि। तो अब वर्ण का मतलब समझ आया और ध्वनि का मतलब समझ आया। अब देखिए, अब हम पढ़ रहे हैं वर्णमाला। तो वर्णों के क्रमबद्ध रूप को वर्णमाला कहते हैं। मान लो हमने कोई भी, जैसे लिखा हमने फॉर एग्जाम्पल, देखिए जैसे आ, ई, उ, तो जो इनका क्रमबद्ध रूप है, जो क्रमबद्ध रूप किनका, वर्ण का, तो वर्णों का क्रमबद्ध रूप क्या कहलाया, वर्णमाला कहलाया। ठीक, एक क्वेश्चन ये बनता है आपका, और फिर बनता है कि वर्णों का व्यवस्थित समूह, जो वर्णों का व्यवस्थित समूह है कहलाएगा वर्णमाला। और जो ये व्यवस्थित समूह, जो भी वर्णों का समूह हुआ वो कहलाता है माला। कहलाता है माला। मतलब किसी भी चीज़ को, मोती को हम जैसे एक क्रम में, एक माला में हम डाल देते हैं, ठीक है, तो जो उनका समूह कहलाया वो कहलाता है माला, उसे बोलते हैं मोतियों की माला। वैसे ही हमने यहाँ किसे डाला है क्रम में, वर्ण को डाला है काय में, क्रम में। जब वर्ण को क्रम में डालेंगे तो वर्ण का क्रम कहलाएगा वर्णमाला। तो यहाँ तक मैं समझ सकता हूँ कि आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। देखिए, अक्षर, अब फिर आया वर्ण से बना अक्षर, ध्वनि से बनी अक्षर। देखिए ऐसे, जिसे नष्ट या कम ना किया जा सके क्या कहलाएगा, हमारा अक्षर कहलाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्वेश्चन बनते हैं 2, यहाँ से बनते हैं क्वेश्चन। एक तो इनका क्रम लिखने आता है कि क्रम क्या होगा, सही क्रम आएगा। जैसे सबसे पहले आएगा ध्वनि, फिर वर्ण, फिर अक्षर, फिर शब्दांश। और शब्दांश को क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं उपसर्ग। शब्दांश क्या बोलते हैं हम, उपसर्ग। अब उपसर्ग हम आगे पढ़ेंगे, जो किसी शब्द के पहले जुड़कर उन शब्दों का अर्थ चेंज कर दें या बदल दें वो कहलाएंगे हमारे उपसर्ग। और फिर आएगा शब्द, फिर बनेगा पद, फिर पदबंध। पदबंध को बोलते हैं वाक्यांश या उपवाक्य। ठीक, फिर बनता है वाक्य। तो तुम्हें जो याद रखना है वो रखना है ध्वनि से और कहाँ तक, वाक्य तक। तो यहाँ से इनका क्रम पूछ लेता है कि ध्वनि से वाक्य तक सही क्रम में लगाइए। ठीक, अब सही क्रम में लगाइए। अब यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन बनेगा, भाषा की सबसे छोटी या लघुत्तम
इकाई, अगर उसने डायरेक्ट पूछा है भाषा की सबसे छोटी या लघुत्तम इकाई और ऑप्शन में ध्वनि और वर्ण दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं, ध्वनि और वर्ण, तो हम किस पे जाएंगे, ध्वनि पे जाएंगे, क्योंकि अगर ऑप्शन ध्वनि नहीं है तो ध्वनि के बाद क्या है, वर्ण है, और वर्ण नहीं है तो अक्षर है। ठीक, तो अगर उसने मुख्य रूप से पूछा है कि उच्चारण के आधार पर बताइए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, क्या कहा है, उच्चारण के आधार पर बताइए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। तो देखिए सबसे पहला क्रम किसका है, ध्वनि का। तो उच्चारण, मैंने कहा जो भी हम उच्चारण कर रहे हैं, जिन अक्षरों का, शब्दों का उच्चारण कर रहे हैं वो कहलाएगी ध्वनि, और इसे ही ध्वनि को लिखित रूप में लिख देंगे तो कहलाएगा हमारा वर्ण। तो सबसे भाषा की सबसे छोटी या लघुत्तम इकाई उच्चारण के आधार पर क्या होगी, ध्वनि होगी। अगर ध्वनि तुम्हारी ऑप्शन में नहीं है तो अब जाएंगे किस पर, हम वर्ण पर जाएंगे। अब देखिए, अब यही क्वेश्चन पूछता है कि लेखन के आधार पर भाषा की सबसे छोटी या लघुत्तम इकाई कहलाती है, वर्ण कहलाती है, क्या कहलाती है, वर्ण कहलाती है। देखिए अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है एक, भाषा की सबसे बड़ी इकाई, सही है, इसे बोलते हैं दीर्घतम या बृहत्तम इकाई कौन सी होगी। तो देखिए सबसे पहले शुरुआत कहाँ से हुई, ध्वनि से, ध्वनि के बाद क्या हुई, वर्ण, वर्ण के बाद अक्षर, फिर शब्दांश, फिर शब्द, फिर पद, पदबंध, और फिर क्या होना, वाक्य। मैंने क्या कहा कि आपको बस जो याद रखना है वो ध्वनि से वाक्य याद रखना है, सबसे छोटी ध्वनि, और ध्वनि ऑप्शन में नहीं है तो वर्ण। ठीक है, अब देखिए, और सबसे बृहत्तम या दीर्घतम या बड़ी इकाई पूछता वो आती है वाक्य, क्या आती है, वाक्य। देखिए अब हम पढ़ते हैं वर्ण के भेद, क्या पढ़ेंगे, वर्ण के भेद। तो वर्ण के 2 या 3 भेद होते हैं। अगर ऑप्शन में दे रखे हैं 2, 3, तो किस पर जाना है हमें, जो ज़्यादा होगा उस पर जाना है, 3 पर जाना है। ठीक है, अगर ऑप्शन में 3 नहीं है तो किस पर जाएंगे, 2 पर टिक करेंगे, ऑप्शन में किस पर टिक करेंगे, 2 पर। अब देखिए जैसे मैं एक शब्द लिख रहा हूँ यहाँ पर, अतः, मैंने लिखा अतः, तो यहाँ पर जो ये आ है और ये ता है, और ये आपको पीछे दिखा रहे हैं 2 बिंदी। ठीक है, तो यहाँ से, और इसके ही स्थान पर एक दूसरा जो होता है हमारा, वो होता है ये वाला। ठीक, तो जैसे हमने ये लगा दिया, जैसे हम लिखते हैं अंक, लिखते हैं, क्या लिखते हैं, अंक, हमने अंक लिखा और अंकित लिखा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो ये आ है वो कहलाएगा स्वर, और यहाँ पर जो ता है ये कहलाएगा व्यंजन, और जो ये लगा है इसे बोलते हैं हम अयोगवाह, क्या बोलते हैं, अयोगवाह। तो ये अयोगवाह जो होते हैं एक प्रकार के चिन्ह होते हैं, क्या होते हैं, एक प्रकार के चिन्ह होते हैं। ठीक है, अयोगवाह। अब देखिए ये सिर्फ एक याद करने का तरीका है कि वर्ण के भेद कितने होंगे, तो वर्ण के भेद 2 या 3। अगर ऑप्शन में 2 और 3 दोनों हैं तो हमें लगाना है 3 पर लगाना है, किस पर लगाना है, 3 पर टिक लगाना है। अब यहाँ से याद रखेंगे, मैंने कहा एक आता है, तो पहला वर्ण का भेद क्या हुआ, स्वर, आ क्या हमारा स्वर है, और फिर जो ता है ये है व्यंजन, और फिर क्या हमारा ये विसर्ग, इसे बोलते हैं अयोगवाह। तो ये 2 होंगे, एक विसर्ग, और इसे बोलते हैं अनुस्वार। ठीक है, अब देखिए स्वर क्या होता है, जिन ध्वनि का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है उसे हम क्या बोलते हैं, स्वर बोलते हैं। ठीक, अब नंबर 2 आता है व्यंजन। व्यंजन क्या होता है, जिन ध्वनियों का उच्चारण स्वर की सहायता से होता है, किससे होता है, स्वर की सहायता से होता है, उसे हम बोलते हैं व्यंजन। अब अयोगवाह, अयोगवाह देखिए, अयोगवाह क्या होता है, अनुस्वार और विसर्ग के योग को, अनुस्वार और विसर्ग के योग को ही हम क्या कहते हैं, अयोगवाह कहते हैं। एक बार और सुन लीजिए कि स्वर क्या होंगे, जो ध्वनि स्वतंत्र रूप से बोली जाएंगी या प्रयोग की जाएंगी वो कहलाएंगे हमारे स्वर, और जो ध्वनि स्वर की सहायता से बोली जाएंगी वो कहलाएंगी व्यंजन, क्या कहलाएंगी, व्यंजन। ठीक है, और अयोगवाह, अयोगवाह जो होंगे हमारे, तो जो अयोगवाह होते हैं वो अनुस्वार और विसर्ग, अनुस्वार और विसर्ग से मिलकर बनते हैं अयोगवाह। तो अनुस्वार और विसर्ग के योग को हम कहते हैं अयोगवाह। अब देखिए अयोगवाह क्या होते हैं, अयोगवाह एक प्रकार के चिन्ह होते हैं, क्या होते हैं, एक प्रकार के चिन्ह। तो अयोगवाह एक प्रकार के चिन्ह होते हैं। ठीक, जैसे आपने देखा कि अनुस्वार, तो जैसे मैंने ये वाला लगाया चिन्ह, तो ये कहलाया अनुस्वार, क्या कहलाया, अनुस्वार, और फिर ये मैंने 2 बिंदी लगाई हैं ये, ठीक, ये कहलाया हमारे क्या, विसर्ग, क्या कहलाया, विसर्ग। तो अनुस्वार और विसर्ग के योग को अयोगवाह कहते हैं। वैसे अयोगवाह जो होते हैं एक प्रकार के
चिन्ह होते हैं। अयोगवा क्या होते हैं? एक प्रकार के चिन्ह होते हैं। देखिए जैसे हलंत, जैसे हलंत में हम लिखते हैं, कोई भी मैं शब्द यूज कर लूँ, इसमें लिखा पाठ्य, तो ये जो मैंने लगाया है ये कहलाएगा हलंत। ठीक, अब देखिए, अब सबसे ज़्यादा जो डाउट है बना हुआ है वो बना हुआ है अर्धचंद्र बिंदु और चंद्र बिंदु। तो कुछ बच्चे ये मानते हैं कि इसे क्या, देखिए कुछ बच्चे ये मानते हैं कि अर्धचंद्र बिंदु ये है कि अर्धचंद्र बिंदु इसे कहते हैं और चंद्र बिंदु से कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अब देखिए इनके नाम समझिए, मैं बोल रहा हूँ कि अर्धचंद्र बिंदु तो आधा चांद फिर उसमें बिंदु। ठीक, अब मैं बोल रहा हूँ चंद्र चिन्ह, क्या बोल रहा हूँ? चंद्र चिन्ह। तो चंद्र चिन्ह तुमने देखा कि आधा चिन्ह, चंद्र चिन्ह मतलब आधा चिन्ह, तो दोनों में अंतर समझ में आ गया होगा कि अर्धचंद्र बिंदु हम बोलते हैं इसे और चंद्र बिंदु बोलते हैं इसे। ठीक, जो ये वाले और चिन्ह वाले होते हैं, कौन से? चंद्र चिन्ह वाले होते हैं, इन्हें बोलते हैं हम आगत। सही है, क्या बोलते हैं? आगत। जो बाहर से आए हुए हैं इनसे बन जाते हैं आगत स्वर, इनसे बन जाते हैं आगत व्यंजन। ठीक है, अब देखो स्वर वर्ण की संख्या, अगला टॉपिक हमारा यह है स्वर वर्ण की संख्या। अब स्वर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? देखिए, अब ये डिपेंड करता है ऑप्शन में कि उसने कैसे पूछे हैं। ठीक है, तो प्राकृत भाषा में कुल स्वर वर्ण जो होंगे वो होंगे आपके 10। कितने होंगे? आपके होंगे 10। अब 10 कैसे होंगे ये समझाऊंगा आपको। देखिए हिंदी में जो स्वर वर्ण होंगे वो होंगे 11। तो आपको ऑप्शन में 11 13 मिला होगा। उसने पूछा है कि कुल स्वर वर्ण की संख्या। ठीक है, तो हम किस पर जाएंगे? 11 पर। ठीक है, और हिंदी में पूछा तब भी 11 पर। लेकिन संस्कृत में स्वर वर्ण जो होते हैं 13। कितने होते हैं? 13। अब देखिए 13 कौन सा होता है? 12वां होता है ये वाला ऋण, और 13वां जो होता है ये होता है। यहाँ से भी एक क्वेश्चन हमारा बना हुआ है कि 12वां और 13वां वर्ण कौन सा है। सही है, अब देखिए जो स्वर वर्ण होते हैं, एक होता है अ ई उ और ऋ, और ए आई ओ औ। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक, तो इनकी कुल संख्या कितनी हुई? इनकी कुल संख्या हुई हमारी 11। कितनी हुई? 11। अब देखिए, अब जो 10 कैसे आती है प्राकृत भाषा में, तो कुछ विद्वानों ने जो ये ऋ है, ये वाला ऋ, इसे बोलते छोटा ऋ। ठीक है, ये वाला ऋ, इस ऋ को कुछ विद्वानों ने व्यंजन माना है। क्या माना है? व्यंजन। तो इस प्रकार प्राकृत भाषा में इस ऋ को अमान्य घोषित कर दिया गया है। और पहले की बात है, इस ऋ को प्राकृत भाषा में अमान्य घोषित कर दिया, इस वजह से स्वर वर्ण की संख्या मानी जाती है 10। क्या मानी जाती है? 10। अब देखिए जो 12वां अक्षर होगा ये वाला ऋ होगा, और ये वाला ऋ, और फिर ये वाला 13वां ये वाला होगा। तो इस प्रकार से इन्हें मिलाकर हो जाती है कितनी? 13 संस्कृत में। लेकिन अब हिंदी में अयोग वाक को जोड़ लेते हैं। किसे? अयोग वाक को जोड़ लेते हैं। तो कुल वर्णों की संख्या अगर पूछता है तुमसे, क्या पूछता है? कुल वर्णों की संख्या, वो आ जाती है 13। कुल वर्णों की संख्या आती है 13। किसे जोड़कर? अनुस्वार और विसर्ग को जोड़कर कितनी आती है? 13 हो जाती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से मैंने एक डेमो वीडियो डाल रखा है शब्दों का, तो उसमें हम जो पढ़ेंगे तत्सम तद्भव भी पढ़ेंगे। तो जो इस वाले ऋ से बनते हैं वो होते हैं तत्सम, और जो इस वाले ऋ से बनते हैं वो होते हैं तद्भव। ठीक है, तो अब जब भी आपको ऑप्शन मिलेगा 13, जिस प्रकार से वो क्वेश्चन पूछेगा उस प्रकार से आपको टिक कर देना है। ठीक है, अब देखिए हमने क्या पढ़े? वर्णों के भेद। अब एक एक करके सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्वर, फिर उसके बाद व्यंजन, फिर पढ़ेंगे अयोग वा। अब स्वर में सबसे पहले हम आते हैं स्वर पर। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देखिए मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूँ। अब यहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं, आप प्रैक्टिस सेट करेंगे। प्रैक्टिस सेट भी कराऊंगा मैं, जैसे टॉपिक कंप्लीट होगा वर्णमाला का, मैं एक प्रैक्टिस सेट लगाऊंगा। तो यहाँ से जो इसकी डेफिनेशन है, यहाँ से आपको जब प्रैक्टिस सेट करोगे तो कई सारे क्वेश्चन मिलेंगे। एक तो इनका क्रम लगाने को मिल जाएगा, क्रम
सही सही अक्षर में लगाइए। सबसे पूछ लेगा भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होगी, ठीक है, और दीर्घतम कौन सी होगी, ठीक, और इनकी परिभाषा पूछ लेगा। मतलब जैसा ये अब उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो तुमसे क्या पूछना चाहता है, और ये डिपेंड तुम पर करता है तुम उसका उत्तर कैसे देना चाहते हो और उसे कैसे समझते हो, ठीक है। अब जो हमारा मैंने बताया आपको कल जो हमारी रही थी वो एक डेमो के रूप में हिंदी क्लास थी, और आज हमने एक इंग्लिश की और आज वर्णमाला की पहली क्लास आपको दी है। और आने वाले वक्त में आपको अच्छी से अच्छी वीडियो मिलती रहेंगी और कंटेंट अच्छा मिलेगा, प्योर NCERT मिलेगा, ठीक है। हमारी यही कोशिश रहेगी कि आपको कंटेंट हम अच्छा सा अच्छा दें। और इसी के साथ मैं आपको बस अपनी क्लास यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।